सिविल कोर्ट के पास, मसलन रेवेन्यू का छोटा सा इशू है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम चला रहा है, तो फट दीवानी दावा दायर कर दिया, फिर हम रिटर्न ऑफ प्लेंट भी कर देते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी कर देते हैं, इसको ऑर्डर 7 रूल 11, या फिर रेस्ट जुडिकाटा में हिट कर जाता है, वो एडमन जैसा आपका काम होता है इन चीजों को देखना। बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। अब प्री ट्रायल और ट्रायल स्टेज सारी तसल्ली के साथ बता दिए, तो क्वेश्चन आंसर हमारा सेशन एंड में होगा। बेटा नेक्स्ट पे आ जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस भी बता दिया आप लोगों को, सीपीसी में अमेंडमेंट हो गई, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब का अख्तियार है कि उन्होंने कुछ एडमन जैसा बना दिए, कुछ ट्रायल जैसा बना दिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये सारा काम बताना होता है, फिर ये अपने ऑर्डर की कॉपी ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी भिजवा देते हैं। अब हाई कोर्ट के कागजों में जो उनके पास कम्युनिकेशन है, मैं बतौर ट्रायल कोर्ट यहां काम कर रहा हूं। बेटा नेक्स्ट आ जाए। अब वही जो ज़बानी कलामी एक तफसील के साथ तसल्ली के साथ सारी बातें बताई हैं वो इसमें आ गई हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाओ। अब प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एडमन साहब के साथ ये सीनियर सिविल जज साहब ने मार्क कर दिया, आगे वो रिटर्न स्टेटमेंट का आ गया, उसके बाद आर्गूमेंट्स आ गए, उसके बाद इश्यूज फ्रेमिंग हो गई, उसके बाद एविडेंस हो गई। ये हैं हमारी स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये था सारा हमारा आज का मौजू जिसके लिए मुझे आप लोगों ने बुलाया। अब उससे जो नेक्स्ट है ना, सरदार बासित साहब और सर दोस्त मोहम्मद इवान साहब बाद में तशरीफ लाए हैं, तो मैं अपने साथ बददियानती समझता हूं कि अगर मैंने कोई बात की हो तो इन बुजुर्गों तक नहीं पहुंचा सका, इसलिए थोड़ा सा इल्मी एतबार से भी चलो इनके इल्म में आ जाएगा। अब ये लिखा है 5 years LLB डिग्री प्रोग्राम HEC ने। अब ये HEC है क्या? हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान का एक रेगुलेटरी इदारा है। इंटरमीडिएट से ऊपर की जो डिग्री इदारे देते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज हो गई, उनको रेगुलेट करता है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। और ये बना हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस है 2000 का, उसके मुताबिक, और उस ऑर्डिनेंस का सेक्शन शायद 10 है, वो हायर एजुकेशन को अख्तियार देता है कि आप सिलेबस रिवाइज करें। तो हायर एजुकेशन में 5 साल सिलेबस ये बना दिया। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। अब जो HEC ने सजेशन दी इस सिलेबस के साथ, अब इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा है ना हमारा, इसमें न्यू एंट्री के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी इतला के लिए ये अर्ज है कि HEC ने इदारों को और HEC ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रख कर ये सजेशंस दी थी। अब जो आखिर में स्लाइड में ना थोड़ा सा साइज उसका बड़ा कर दिया गया है, डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल क्या होती है ये स्किप कर रहा हूं, बाद में अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल स्किल वही बात है जो एक कहानी की शक्ल में अभी बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि लेक्चर पहले प्री प्लान्ड नहीं था। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो कोई केस फाइल होगी, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, हम सब लोग देखेंगे, और खासकर न्यू एंट्री है ये आप लोगों के मेंबर पंजाब बार्स की मौजूदगी में ये अपने केसों में न्यू एंट्री से आर्गुमेंट्स कराएंगे। न्यू एंट्री से ये लोग प्लीडिंग लिखवाएंगे, इश्यूज प्रपोज कराएंगे, इस दुआ के साथ के लाइसेंस बनने के बाद चाहे हमारे पास भी ना आना, हमारे भी लिफाफे ना उठाना।
उन लिफाफों से छुटकारा पाने के लिए इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल स्किल्स का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाएं बेटा। अब ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, जो हमारा मेन कंसर्न है। लास्ट तो यहां वोकेशनल लिख दिया ना, वोकेशनल और क्लिनिकल के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सिमिलर मीनिंग है। इन दोनों का मफहूम मतलब ये है कि स्किल्स डेवलप की जाएं। किसी चीज की महारत, फन, शोबा वकालत एक ट्रांसफरेबल स्किल है। डॉक्टरी की तरह, इंजीनियरिंग की तरह। एक बहुत बड़े वकील साहब हैं, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान में, अपने बेटे को अपने से भी बड़ा वकील बना देते हैं। एक काम सिखाकर, मैकेनिक है ना, अपने बच्चे को मैकेनिक सिखाता है, कार वाला, मोटरसाइकिल वाला, एयर कंडीशन वाला। सिमिलरली वकालत का भी 100% यही हिसाब है। ट्रांसफरेबल स्किल है, ट्रांसफर करनी है स्किल। इल्म कहां लेके जाना है? हकीमों वाला हिसाब तो ना होना कि ये नुस्खा है बस मेरे तक ही रहेगा, कोई से मुस्तफीद ना हो। लेकिन शरीयत ऐसा नहीं कहती। अब ये जो स्किल्ड वर्क हो ना, एक्सपेरिमेंटल, उसी पर सारा जोर और फोकस दिया गया है कि इन 5 साल अरसे के दौरान या बाद में इनको इतनी महारत दी जाए कि प्रैक्टिकल सारा काम करा लिया जाए इन 5 सालों में। अब ये नई सजेशन है ना, सदर साहब को ये मेरी तरफ से गुजारिश कर देंगे कि जो अभी आप लोग लाइसेंस लेने के प्रोग्राम में हैं, जिन्होंने लेना है, इनसे डेली कराएं काम। क्यों नहीं कराते? 2-4 वकला साहबान का बता दिया माशाल्लाह। सिविल लॉ का बेहतरीन काम है, क्रिमिनल लॉ के बेहतरीन लॉयर्स हैं, इनकी निगरानी में दें कि सर आप इनसे आर्गूमेंट्स कराएं। बच्चा आर्गूमेंट्स कर ले, अदालत को बता दें, उसके बाद सीनियर काउंसिल साहब खुद आर्गूमेंट्स कर लें। अगर कोई पॉइंट रहता है तो कम अज कम अर्जी दावा, जवाब दावा अपनी निगरानी में लिखवा लें, उसको बता दें। 342 का बयान है, इश्यूज फ्रेमिंग है, चार्ज फ्रेमिंग है, इनसे कराएं 2 हफ्तों में, ये 2 माह में काम। और मैं बाफजल रब्बी गारंटी से कह रहा हूं कि अगर सही नियत से आप लोग वही समझे ना, जैसे मेडिकल की मिसाल दी है MBBS की, कि फाइनल ईयर में हाउस जॉब में इतना रगड़ा देते हैं कि उसकी नींद पूरी नहीं होती, और यही रगड़ा इन 2-4 माह में दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हक अदा नहीं होगा? या किसका काम है ये सारा कराना? बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। जोर देना, बहुत ज्यादा जोर देना। असल चीज पैगाम यह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान बार काउंसिल को, पंजाब बार काउंसिल को। बेटा ये इंप्लॉयबिलिटी का लफ्ज आया है इसके साथ, वो देखो कहां है, स्लाइड में कहां पे है भला? ये है कि ये तो केसला आ गया ना, वो नेक्स्ट आएगा जो रिकमेंडेशन दी थी ना, उसमें है कि इंप्लॉयबिलिटी पर भी उतना जोर दिया जाए जितना क्लिनिकल लीगल एजुकेशन पर जोर है। टाइम खत्म? हाँ, चलो सर मैं हाजिर हाँ, जो तो सुना बजे सो कोई मसला गया नहीं। इसका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था ना इन 2 चीज़ों पर, उसी के इर्द गिर्द मेरी सारी बात घूमी है। तो आज के लिए क्लिनिकल लीगल एजुकेशन का इस हद तक, उसके बाद मेरे भाई का हुक्म हुआ है कि जो स्टेजेस हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स की, मसाइल क्या आते हैं, क्या कुछ तकाजे पूरे करने चाहिए, नेचर ऑफ केस क्या है, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगते हैं। अब जो बेसिक चीज़ है ना, जो अगेन एंड अगेन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दावा कौन सा दायर करना है,
बात बाद की है। पहले एक अव्वल बात है काज ऑफ एक्शन। जब काज ऑफ एक्शन पैदा होगी उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस बंदे की रेमेडी कहां पे है। जराई रकबा है, भाई ने कब्जा कर लिया, वकील साहब के पास आ गए, उन्होंने दावा दायर कर दिया और वो सूट मेरे जैसे जज के पास लग गया और मैंने हुक्म तैयारी भी दे दिया। सारे खुश, वकील साहब भी खुश, प्लेंटिफ भी खुश और जज साहब भी खुश। उसके बाद जब नोटिस वगैरह जारी किए तो सरदार दोस्त मोहम्मद देवान साहब आ जाते हैं, कहते हैं जज साहब ये क्या हो रहा है। मैं परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। सर ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये कब्जे का कह रहे हैं, ये क्या जनाब सुन सकते हैं इसको, ये ज़रा देख लें। तो हैरत है कि इस तरह के अब दावे दायर होते हैं और आपने पहले हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया। जो रेवेन्यू का इशू हो, टेनेंसी एक्ट का है या पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का है, जो जिम्मेदारियां तहसीलदार की हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की हैं, डीसी की हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ पहले रेमेडी वहां बनेगी। अगर सिविल कोड में आएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसी तरह एक और मिसाल कब्जे का है, वारंट कब्जा निकल आता है, फर्ज किया एक तरफा कार्रवाई तहसीलदार के पास चल रही है, पार्टी आ जाती है सिविल कोड में। अब वकील साहब का वक्त ज़ाया हुआ, मुद्दई का वक्त ज़ाया हुआ, मुद्दई का खामखा का खर्चा हुआ और जुडिशरी का, पाकिस्तान के निज़ाम अदल का भी उसमें काफ़ी वेस्टेज ऑफ टाइम हुई। लेकिन अल्टीमेट नतीजा क्या निकला कि जज साहब ने डिक्लाइन कर दिया कि मामला वहाँ पेंडिंग है, आप लोग अपनी रेमेडी वहाँ अवेल करें। अब काज ऑफ एक्शन मुख्तलिफ तरह की पैदा होती है। एग्रीमेंट सेल है, डेक्लेरेटरी सूट है, कब्जे का दायर करना है, प्रीएम्पशन का है, बेदखली का है। शुरू में ना एक प्रैक्टिस ऑनेस्टली मैं बता दूं, आमतौर पर क्लाइंट कहता है कि जी चलो अभी तो दायर कर दें, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो बाद वाला देखना होता है ना, अल्टीमेट हमेशा क्लाइंट का नुकसान होता है। रिस्क देने वाली मेरे अल्लाह की ज़ात है, जिसका जो हक बनता है प्रोफेशनली उसी हिसाब से चले, कोई मसला नहीं होगा। अब सेक्शन 9 4-5 चीजों के बारे हमें कहता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, पहला पॉइंट। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन है, काज ऑफ एक्शन क्या है और ये दावा बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, लिमिटेशन एक्ट तो इसमें नहीं आ रहा। अब रेस्टोडी काटा का कई दफा ऐसा हुआ है, पहले अल्टीमेट सारे फैसला जात हो चुके हैं, उसके बाद नया दावा दायर करने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। अब ये फिल्टर, ये चेक एडमंड कोर्ट का है। एडमंड कोर्ट ने देखना है कि क्या इसकी काज ऑफ एक्शन भी है या लीगली इसका क्लेम एंटरटेनेबल है, और ये इनका बुनियादी बात है। इसी पर ही अगर शुरू में लिमिटेशन का अक्सर रोल आ जाता है, एप्लीकेशन ही दायर की होती कि जी ये कंडोनेशन ऑफ डिले की, आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी। अब मैं इस वजह से शार्ट कर रहा था, लेकिन उनको भाई ने बता दिया ना, अब चलो थोड़ा सा हम एक्सप्लेन की तरफ आ जाते हैं। मेरे उस्ताद साहब हैं सर जस्टिस आमिर रजा साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। 40 साल पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ाते रहे वो, और मैं 1 साल उनका स्टूडेंट था, लेकिन 3 साल मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता रहा, शौक की वजह से कि सिविल लॉ की थोड़ी बहुत समझ आ जाए। जो हमारे सिविल लॉ की तरतीब है ना, उस्ताद मोहतरम फरमाते थे ये एक फितरी तरतीब है। वो कहते थे कि इससे बेस्ट साइंटिफिकली दुनिया का कोई ज़ाब्ता नहीं हो सकता सीपीसी से। आप उस्ताद मोहतरम कैसे समझाते थे, कहते थे कि आप खुद दें, मिसालें देते थे कि दावा कैसे दायर होगा, कौन दायर करेगा। हम कहते थे सर पार्टी होगी, कहते कि ऑर्डर 1 किस चीज़ को डील करता है, पार्टीज ऑफ द सूट।
उसके बाद 110 के बारे में बताते थे, रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताते थे। फिर उस्ताद साहब कहते थे कि पार्टी तो हो गई, उसके बाद क्या होगा कि उस्ताद जी वो दावा लिखा जाएगा। कौन सा आर्डर आ रहा है? आर्डर 2 आ रहा है। अच्छा जी, दावा कौन लिखेगा? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स पे आप आ जाएं, आर्डर 3, आर्डर 4। हाँ जी, दावे शावे हो गए, आपका दावा भी दायर हो गया। उसके बाद क्या होगा कि सर उसके बाद अदालत को चाहिए कि जिसके खिलाफ दावा दायर किया उसको बुलाए, आर्डर 5। अब आर्डर 6 है, जनरल प्रिंसिपल हैं प्लीडेंट के। 7 है जनरल प्रिंसिपल प्लेड के। 8 रिटर्न स्टेटमेंट को डील करता है। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, उस्ताद मोहतरम ये फरमाते थे कि आर्डर 5 के बाद क्या होगा? आर्डर 9 अपीयरेंस, कौन आया कौन नहीं आया, क्या नतीजा निकला। उसके बाद आर्डर 10 को ले लें, 11 को, 12 को। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज क्या है? अदालत पहली पेशी पर दावा डिग्री क्यों कर देती है, या कौन से हालात वाकयात हैं कि अदालत समझती है कि शहादत की जरूरत नहीं है, वो नेचर ऑफ केस है। बस मैं अपनी मिसाल बयान करता हूँ कि केस उस दिन लगा ही नहीं हुआ, वकील साहब आ गए जी सुलह हो गई है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, दे दरखास्त, दोनों पार्टीज हैं, उसी दिन फाइल मंगा ली, बयान लिखा और उसी दिन में फैसला कर दिया। आर्डर 10 यही कहता है। आर्डर 11, 12 को आप आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स, एडमिशंस के एडमिशन हो गया ना। आर्डर 12 के मुद्दाला कहता है जी दावा डिग्री कर दें, मुझे कोई एतराज ही नहीं है। तो अदालत अपने तौर पर चेक करती है कहीं फ्रॉड का एलिमेंट तो नहीं है, लेटेस्ट उसकी देख लें, या जजमेंट में जैसे आप लिख देते हैं कि किसी थर्ड पर्सन के राइट्स प्रेजुडिस ना हो। उसमें भी एग्रीमेंट टू सेल और क्या होता है, तस्लीमी बयान दे दिया, उसके बाद फिर पार्टीज रोले में। आर्डर 13 हमारा डॉक्यूमेंट्स को डील करता है। अब आर्डर 14 है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इंतहाई अहम। अब मेरी अपनी आदत है कि मैं समझता हूं कि इश्यूज फ्रेम नहीं हुए जिस हिसाब से होने चाहिए थे, वो कर दें, आप दोनों पार्टीज को बता दें, क्या हर्ज है इसमें, ताकि कल को वो फाइल रिमांड होके ना आए। कल को कोई फरीक ये ना कहे कि जी ये बात तो आई नहीं है जो मैंने अर्जी दावे या जवाब दावे में दी थी। उसके बाद एविडेंस है, जवाब दावा आ गया, इंटरम इंजंक्शन का फैसला हो गया, उसके बाद एविडेंस है, एविडेंस दोनों फ्री कैन कराते हैं, आर्डर 7 पे आ जाए, एजारमेंट्स हो गई कि आगे केस क्यों जाए, जस्टिफिकेशन या रीजंस क्या हैं, 17(3) कब लगती है, 17(2) क्या है, इसकी क्या पीरियड है। आर्डर 18 हो गया, एग्जामिनेशन को डील करता है, विटनेसेस। इसका ना आप गुजारिश सुन लें, पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही कानून है, पूरी दुनिया का, और वो है कानून शहादत। बंदा कत्ल हो गया 302 में, जमीन का मामला है, 5 मुरब्बे है, 10 मुरब्बे है, अरबों रुपए की है, खरबों रुपए की, हालांकि मामला जमीन का है, सीपीसी के ताबे आया या इस तकरारिया दावा दायर किया, लेकिन पूरी दुनिया का निजाम अदल है, जहां दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनका निजाम अदल मैं बता रहा हूं, फैसला सिर्फ एक पॉइंट पर ही होता है, और वो होता है कि एविडेंस नहीं है। आप देखें, सीपीसी प्रोसीजर को रेगुलेट कर रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका एक सब्सटेंटिव लॉ है जो राइट्स दे रहा है। राइट तो ले लिया, लेकिन उसको चलाना कहना है, चलना कैसे है वो सीपीसी आपका बता रहा है, लेकिन कानून शहादत कहता है कि चलेगी मेरी। आपका पीपीसी सीआरपीसी जहां का जहां खड़ा है खड़ा रहे, लेकिन जो मैं कहूंगा कानून शहादत का ये पैगाम है, होगा वैसे ही। सूट डिक्री हुआ या डिसमिस हुआ, डिक्री क्यों हुआ, अब सिविल आता ना, चलो आप लोगों की दिलचस्पी को देख लूं, ट्रायल की बात हो रही है। सिविल और क्रिमिनल लॉ की जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, मुख्तलिफ है। सिविल लॉ में हमेशा प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस देखी जाती है। प्रीपोंडेंस होती है वजन करना, वेट करना, तज्जिया करना। कानून में हमेशा क्वालिटी ऑफ एविडेंस देखी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस देखी जाती है। ये हमारा बेसिक लॉ है।
सिविल लॉ में जिसने बेहतरीन शहादत पेश की, मुद्दई ने पेश की और मुद्दाले ने पेश की। अब जज साहब के हाथ में तराजू है कि सबसे बेहतर गवाह किस साइड के है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीपोनेंस ऑफ एविडेंस। इसी बेस पर सिविल सूट्स के फैसले होते हैं। पूरी दुनिया का ये निजाम अदल है, क्योंकि ये कॉमन लॉ कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, बाकी में भी यही हिसाब है। ये हो गया हमारा सिविल लॉ का क्राइटेरिया। अब क्रिमिनल लॉ में आ जाए, इसमें बर्डन बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हालांकि अच्छा, तो आप लोगों का मैं मशकूर हूँ, इतनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं। अब ये लॉ की ना थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान का क्या है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ मक्का पाक में, मदीने में हिजरत हुई, इस्लामी रियासत का ऐलान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सहाबा कराम आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके दौर में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत, यूरोप जितने ममालिक थे उन सबको अपने कब्जे में कर लिया। अब लाज चले सारे इस्लामिक, सब में इस्लाम था। जब ये ममालिक आजाद हो गए, यूरोप वगैरह, उसके बाद दुनिया में क्या हुआ, जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, ये मुझे जस्टिस आमिर रज़ा साहब ने बताई थी 2004-5 में, और ये 100% अंडरस्टूड बात है, सीना गजट नहीं है, और एक ही है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है किसी का। जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई, यूरोप वगैरह आज़ाद हो गए, लैटिन, ग्रीक्स, ये कौन है, यूनानी, इन लोग की हुकूमतें आई। अब पूरी दुनिया का ये निज़ाम है, जो मुल्क भी आज़ाद होता है ना किसी मुल्क से, तो लाज वही बारो करता है, तकरीबन सिस्टम वही बारो करता है। ग्रीक्स ने, लैटिन्स ने इस्लामिक लॉ की जो रूल थी ना, बेसिक प्रोसीजर, सबस्टेंटिव लॉ, तकरीबन वही रखा। अब ग्रीक्स और लैटिन ने हुकूमत की दुनिया पर, उनसे कौन आज़ाद हुआ, उनसे बरतानिया आज़ाद हुआ। बरतानिया ने कौन से लॉ अडॉप्ट किए, लैटिन वाले, ग्रीक्स वाले। अब बरतानिया से कौन निकला, पाकिस्तान निकला। कहानी वहीं आ खड़ी है। इस वजह से हुस्न इस वक्त कॉमन लॉ का ये है, बहुत थोड़ा इख्तलाफ है। उस पर तो अंग्रेज के दौर में ही पर्सनल लॉ थे सारे, कि जिसकी जो शरीयत, जिसका जो मजहब है, उसके मुताबिक फैसले किए जाएं। अंग्रेज इस रोले में ही नहीं पड़ा कि अहले तशी के लिए, अहले सुन्नत के लिए, अहले हदीस के लिए क्या क्या किया जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, काजी को अख्तियार है, फरीकैन का जो मसलक है, उनका जो कानून इजाज़त देता है, उसी के मुताबिक फैसले किए जाएं। ये है हमारे लॉ की, प्रोसीजर की, सब्सटेंटिव की दास्तान, जो मैंने कोशिश की है मुख्तसर करके बता दूं। अब ये हमारा, ये लास्ट में क्या बात कर रहा था, किस बात से हम इसकी तरफ है। मुझे तो याद है, आप लोग भी कोई हाजिर दिमागी दिखाए ना, कॉमन लॉ के अलावा क्या था, किस बात से मैं कॉमन लॉ की तरफ आया। हाँ, कानून शहादत पूरी दुनिया का एक ही है। अब ये एविडेंस एक्ट है, दुनिया का बेहतरीन कानून है ये एविडेंस एक्ट, 1872 वाला था। उसके बाद जनरल जिया साहब के दौर में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई। 1984 का नाम दे दिया गया कानून शहादत आर्डर का, कुछ अमेंडमेंट्स करके। अब आर्डर 18 की सीपीसी की बात हो रही थी। सीआरपीसी में भी एविडेंस का प्रोसीजर है, सीपीसी में भी है, लेकिन प्रिवेल करेगा एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव लॉ है हमारा कानून शहादत आर्डर। उसके आर्टिकल्स 132, 33, 34, 35 वगैरह बताते हैं कि एग्जामिनेशन चीफ क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस क्या हैं, सजेशन वगैरह कहां कब पुट हो सकती हैं,
कौन सा डॉक्यूमेंट पेश हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। हियर से एविडेंस क्या है, अगर कत्ल हो जाए उसके बाबत कौन सी शहादत आएगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किन हालात में आएगी। अब जो रेलिवेंसी है ना, इसी के इर्द गिर्द ही हमारा सारा कानून शहादत घूम रहा है। ऑर्डर 19 पे आ जाएं, 20 पे आ जाएं। अब ये सीपीसी की हमारी क्लास शुरू हो जाएगी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के ये थे बेसिक थोड़े थोड़े से ज़ाब्ते, रिक्वायरमेंट्स जो आप लोगों को अभी बताई हैं। अब दावा दायर हो गया। अब जो एक इंतहाई अहम चीज है आप लोगों के लिए गुजारिश है, कमी कोताही क्या है वो खैर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, संजय साहब ने हमेशा की तरह मेहरबानी की है। जो लिटिगेंट का खर्चा था ना, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का, अगर इतनी कापियां दे दी जाएं उनसे तो लो छुटकारा हो गया, लेकिन कम अज कम जो फॉर्म्स है ना उनके साथ लगे हुए, उन पर एक छोटी सी गुजारिश है कि उस पर थोड़ा सा अब हमें इकट्ठे सोचने की जरूरत है कि जब आप प्लेंट दायर करेंगे उसके साथ कुछ फॉर्म्स हैं वो फिल कैसे होंगे, कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा नहीं है, और इसकी पहले प्रीवियस हिस्ट्री वगैरह क्या है। उसको जब अच्छे तरीके से देख लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, उसके बाद केस लिंगारान अमूमन नहीं होता। और यही जिम्मेदारी पूरी डिफेंडेंट की है कि डिफेंडेंट ने भी फॉर्म्स अपनी मुकम्मल फिल करके देने हैं। अब इस पर प्लेंट की आप लोगों ने बात की है ना, काज ऑफ एक्शन की और फैक्ट्स की, और प्लेंट पर ना एक छोटी सी गुजारिश है, एविडेंस, खासकर जो लिस्ट ऑफ फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, ये बस हूं आया हूं। इस पर गुजारिश ये है कि जो फैमिली केसेस होते हैं ना उसमें जो लिस्ट सामान जायज है ना वो अर्जी दावे में ना लिखा करें और केस लाज भी ना लिखा करें। अब पता है क्या, इस तरह का जो अर्जी दावा होता है, अब ये मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, शाह साहब बैठे हैं, अभी नजर आए थे या चले गए। कभी ना जज तंग हो जाता है एविडेंस देखकर। अब मामला था हक्कुल महर का, मामला था बच्ची के खर्चे का, आपस में फैमिली थी, सक्के मसातियान। वकील साहब ने ना, हालांकि सामान जायज किसी का क्लेम ही नहीं था, एविडेंस के कम अज कम 7-8 सफ़े सामान जहेज पर भरे हुए थे। अच्छा ये दस कौन चागी आई फलाना, हूँ कपड़े के रंग दे पाए आई, आया के दे आई रक्शे दे, उनका किराया कह नहीं आई। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है फैमिली केस में, और गवाह से सवाल हो रहे हैं केसेस के, सामान जहेज के, हालांकि वो इशू ही नहीं है। जब मैंने सारा केस पढ़ा ना उसके बाद मैंने कहा कि नहीं वकील साहब ऐसे तो आप लोगों को नहीं जाने दूंगा। फिर मैंने खुद अपनी तहकीक की कि जो जजमेंट है हम एविडेंस किस हद तक लिखें। फिर कराची हाई कोर्ट की मुझे एक जजमेंट लिखी कि जो इश्यूज हैं ना उनसे सिर्फ मुतलका शहादत का हम हवाला देंगे अपने फैसले में। तो मैंने उसके नोट दिया कि इसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ऑलमोस्ट इरेलीवेंट है और इसको रिप्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, और जजमेंट का मैंने हवाला दे दिया। तो फिर शाह साहब मुझे बाद में कह रहे थे ऐसी पीर से तुसा को लताड़ देते तो मैंने कहा कि तुसा मेरे को थोड़ा लताड़े जो कि 20-25 सफ़े में शहादत बड़े नहीं। अब जो सवाल है ना लास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन का, एक सच्चा वाकया मैं अपने साथ बता दूं आप लोगों का। मैं पहले एडीपीपी रह चुका हूं, और जो मेरे क्रिमिनल लॉ के दोस्त प्रैक्टिस करते हैं ना उनके लिए ये फैक्ट्स इसके मुख्तसर बताऊंगा। एनी शायद हूं बंदे का फैसला होने का। फैसला क्या हुआ, इल्ज़ाम ये है मुस्तगीस है मकतूला का भाई,
कि मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा घर वाला मुझे मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है, मुझे कत्ल कर देगा, मेरी जान बचाओ। इस्तगासा कहानी ये है कि मैं गया अपनी बहन के घर, बहनोई को डांटा आप ऐसा ना करें। रात हो गई, मैंने वहाँ स्टे कर लिया। तो रात को चीखों की आवाज़ आई मेरी बहन की। उठ के मैं कमरे में गया तो मेरा बहनोई खंजर के वार कर रहा था। जब मैंने चीखों पुकार की तो खंजर समेत ललकारा मारता भाग गया। अब ये इस्तगासा कहानी। पार्टी गरीब थी, मुल्ज़िम पार्टी, वकील कर नहीं सके। कंप्लेनेंट पार्टी ने भी प्रोसिक्यूशन पर छोड़ा हुआ था। मैं उस केस को परसू कर रहा था EDPP। एडिशनल सेशन जज साहब ने ये पाकिस्तान का वाक़या है। उन्होंने ये एक वकील साहब को केस दे दिया कि अल्लाह आपसे राज़ी होगा, आप ईमानदारी से इसमें इस बंदे की वकालत करें। और जो वकील साहब हैं इस वक्त हमारे जज साहब हैं, मेरे बैचमेट हैं पाकिस्तान के, नवीद साहब। उनको उस केस के बाद मैं अपना उस्ताद कहता हूँ कि आप मेरे उस्ताद हैं। कौन सा सवाल करना है, कब करना है, कौन सा नहीं करना। फौजदारी में फंदे से बरियत, बरियत से